का पिछला कुछ जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लेते हैं। वेद पढ़े हैं ना हम लोग, तो वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद भी अथर्ववेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10। तीसरा मंडल किसको समर्पित है? किससे संबंधित है? सूर्य देवता से। तीसरा मंडल की रचना किसने किया है? विश्वामित्र जी ने रचना किया है। तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र जी ने किया है। और इस मंडल में सूर्य देवता से संबंधित एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। 9वां मंडल बोला जाएगा कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोम देवता। सोम देवता कौन है? तो जंगल के देवता। 10वां मंडल क्या है? 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है और उसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बोला गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से किसका उत्पत्ति हुआ है? ब्राह्मण की। और भुजाओं से क्षत्रिय, उसके बाद जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। लेकिन ये जाति व्यवस्था जो थी जन्म के आधार पर नहीं थी, ये कर्म के आधार पर थी। मतलब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट था उसको ब्राह्मण माना गया, काम करने वाला जो ज़्यादा लड़ने वाला था उसको क्षत्रिय माना गया, व्यापार में ज़्यादा इंटेलिजेंट जो था उसको वैश्य माना गया, और छोटे छोटे काम जो करते थे उसको शूद्र बोला गया। ये जन्म के आधार पर नहीं थी ऋग्वेद में। ठीक है। फिर इसके बाद एक 8वां मंडल है ऋग्वेद का, जिसको क्या बोलते हैं? खील। ये हाथों द्वारा बताया गया है कि लिखा हुआ है खील। इसके बाद ये ऋग्वेद खत्म हो गया। तो ऋग्वेद में ही चर्चा है वामन अवतार, विष्णु भगवान के वामन अवतार की चर्चा है, जिसमें 3 पैरों की उनकी चर्चा है। हम ऋग्वेद में 250 जो है ऋचा किसके लिए है? इंद्र के लिए। अग्नि के लिए कितने हैं? 200 है। यजुर्वेद में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो यज्ञ के बारे में, नियमों के बारे में, बलिदान के बारे में जो दिया जाता था पहले उसके बारे में। और ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों की रचना है। फिर इसके बाद साम बताया गया था। साम वेद, साम मतलब होता है संगीत, गायक। तो आधुनिक संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। और जितना भी ऋग्वेद में सूक्त है, ऋचा है, उसको संगीत के माध्यम से सामवेद में दिखाया गया है। तो बोला जाता है कि 1810 सूक्त जो है वह सामवेद में ऋग्वेद से लिया गया है और उसको संगीत के तौर पर दिखाया गया है सामवेद में। फिर बताया जाता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में कुल मंत्र की संख्या बोला जाता है 731 731 और पद बोला जाएगा तो 6000। अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख मिलता है, या जादू, टोना, वशीकरण, इसके बारे में अंधविश्वास, इसके बारे में उल्लेख जो किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। तो वेद को समझने के लिए कुछ और बनाए गए हैं, जिसे उपवेद बनाए गए हैं, वेदांग बनाए गए हैं, उपवेद नहीं वेदांग बनाए गए हैं। ब्राह्मण, यहाँ पर जाति नहीं ब्राह्मण, ये बुक है एक, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं वेद को समझने के लिए। वेद को हम अच्छी तरीके से ऐसा नहीं समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग समझने के लिए आरण्यक की रचना किया गया है, मतलब वनों में। उपनिषद की रचना किया गया है, ब्राह्मण की रचना किया गया है। फिर तो ये सभी वेद को, पुराण की रचना किया गया है, ये सब वेद को समझने के लिए और इसके पाठ बनाए गए हैं। जिसे ऋग्वेद की बोला जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है? तो ऐतरेय एवं कौशिकी की, ऐतरेय एवं कौशिकी हो जाएगी ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के तैत्तिरीय एवं शतपथ हो जाएगा, सामवेद का पंचविश हो जाएगा, अथर्ववेद का गोपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर बताया गया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108, लेकिन मूल रूप से माना जाता है 13। फिर इसके बाद बताया जाएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कल बताया गया था सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण।
और बोला जाएगा कि पुराण की रचना किसने किया है, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा उनके पुत्र, लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा ने पुराण की रचना किए हैं। और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में अंध्र सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बताया गया था कि पुराण को जितने भी संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं उन्हें स्त्रियां और शूद्र इन लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व जो है काफी ज्यादा है। और अग्नि पुराण में जो है किसके बारे में, तो राजतंत्र और कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में अगर बात करते हैं नेक्स्ट में, तो एक और बताया गया था कि राजतरंगिणी एक बुक है, राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में अधिकतर चर्चा मिलेगी। और राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, बताया गया था ना। तो कनिष्क जो था उसके बारे में अधिकतर जानकारी जो मिलेगी राजतरंगिणी बुक में मिलेगी। एक और बताया गया था कल चचनामा बुक, चचनामा बुक, तो ये किसने लिखा था, चचनामा अली अहमद, चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी, अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी। यह संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी जिसको लिखे थे पढ़नी। और इसमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें। अष्टाध्यायी ही पहली संस्कृत व्याकरण थी और इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। लिपि शब्द जिसे बोला जाता है ना, किस लिपि में लिखते हो, हम किस लिपि में, हम लोग हिंदी को लिखते हैं, देवनागरी लिपि। फिर एक था कि वेदांग को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। कौन कौन से बता रही, शिक्षा, ज्योति नाम की लड़की है ज्योति, फिर व्याकरण पढ़ रही है, छंद, व्याकरण में क्या पढ़ रही है, छंद पढ़ रही है। तो व्याकरण छंद पढ़ रही है, एकदम शिक्षा प्राप्त कर रही है, तो ज्योतिषी हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, छंद हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, और कल्प और निरुक्त 2, तो 6 गो वेद हो गया, वेदांग हो गया। और वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18। पुराण लिखे थे कौन, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदा अगर बोला जाएगा कि उपनिषद की संख्या तो 108, लेकिन मूल रूप से 13। हाँ, एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बुक लिखे थे कौन, चाणक्य। लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा नहीं है, इसमें कैसे राज किया जाएगा, कैसे शासन किया जाएगा, और बहुत सारे इसमें बताया गया है कि किस तरीका से एक राजा रह सकता है, ठीक ना। तो ये जो थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, 3 गो इनका नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्य वंश, ये जो बुक लिखे है अपना, कौन सा, अर्थशास्त्र, इसमें मौर्य वंश के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है। और इनकी योगदान से ही, इनकी शिक्षा के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना मौर्य वंश की स्थापना करता है। किसको हरा के, घनानंद को हरा के। घनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दिया था, चुरकी उखाड़ के फेंक दिया था। तो बोले थे कि जब तक तुम्हारा शासन समाप्त नहीं करूंगा तब तक चुरकी नहीं बनूंगा। और फिर अटैक होता है उधर सिकंदर का, और ये जो होते हैं उसी समय अटैक करवाकर घनानंद को हटवा देते हैं। घनानंद जो था काफ़ी अयास टाइप का राजा था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कल विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ, कुछ बुक के बारे में पढ़े थे और कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़े थे। बहुत सारे विदेशी यात्री थे जो भारत में आए थे, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए, और कुछ ऐसे ही घूमने के लिए। तो उन लोगों ने बुक लिखा था। जैसे अभी हम लोग जो कहीं पर भी जाते हैं तो फोटो खींच लेते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, उस समय राजा जो था कुछ लेखक को लेकर चलता था, या लेखक जो था एक बुक हो गया, कॉपी हो गया, या पेन, तो उस समय नहीं था तो पेन टाइप का कुछ लेकर चलता था, पेन हो गया, उसमें कलर लगा के लिखने वाला। तो इस टाइप के लेके ओवर उस समय जो थे लोग चलते थे, ताकि हमारा इतिहास और जो आगे लोग हैं
वह जाने कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो ब्लॉग टाइप के उस समय बुक लिखा जाता था। तो हम लोग कुछ पढ़े थे यूनानी रोमन लेखक के बारे में, जैसे टेसियस एक था, तो ये ईरान का राजवैद था। टेसियस कहाँ का था? ईरान। अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान यूएसए वाला, तो ईरान की कैपिटल कहाँ है, राजधानी? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी। ईरान का राजवैद था कौन? टेसियस। और ये जो बुक लिखा है उसमें बहुत सारी आश्चर्यजनक कहानियां हैं, और इसीलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसा कहानी लिखा है जिस पर आश्चर्य होता है। तो टेसियस बोलेगा कि कहाँ का राजवैद था। राजवैद मतलब होता है औषधि करने वाला। तो कहाँ का था? ईरान का था। फिर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। और इसने अपना बुक लिखा है एक हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका। यह 5वीं शताब्दी में फारस किसको बोला जाता है? फ्रांस के। फारस अभी जो ईरान है उसी को बोला जाता है फारस। तो ये 5वीं शताब्दी में आया था। भारत और ईरान के बीच जो संबंध था उसको वर्णन किया था अपनी बुक हिस्टोरिका में। परंतु इसका विवरण भी जो है लगता है कि अफवाहों पर आधारित है। फिर नेक्स्ट हमारा सिकंदर आता है। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। सिकंदर से के साथ कौन लेखक? 3 लेखक आए सब। निरियाकस एगो रहे, आनिस्ट्रिकस एगो रहे और आरिस्टिबोलस। और इनकी जो बुक लिखे हैं ये अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। बाकी ये जो हेरोडोटस हो गया, इसके बाद फर्स्ट जो था टेसियस, ईरान का राजवैद जो था, इन लोगों की बुक आश्चर्यजनक थी और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। लेकिन सिकंदर जो लाया था लेखक, उस थोड़ा प्रामाणिक मिलता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। मेगास्थनीज, इसके बाद आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसका राजदूत सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर जो था यह सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर जब भारत में आता है, अटैक करता है, वहाँ पर पुरस के साथ युद्ध होता है, तो मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिपाही था सिकंदर का, ठीक है। और सिकंदर जब भारत में आया था, अटैक कर रहा था, और उसको लग रहा था कि अब आगे इनकी सैनिक जो था, सिकंदर के सैनिक हार मान रहे थे, ये सोच रहा था लौट जाने की, और यहाँ से लौट जाता है और उसकी बाद में वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो था यहीं पर था, सेल्यूकस निकेटर नहीं जाता है। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम, आगे पढ़ेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त के साथ इसका एक झड़प होता है, युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और जब सेल्यूकस निकेटर हारता है तो इसकी जो बेटी होती है कार्नेलिया, उसके साथ विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके साथ विवाह करता है। और बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बिहार का था, और बिहारी लोग ब्याह करे या दहेज ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये लिया था पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों दहेज में। तो उस समय मौर्य वंश जो था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में पूरा भारत और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ये शासन कर रहा था। इसके बदले में जब ये शादी किया था तो 500 हाथी भी उपहार में दिया था सेल्यूकस निकेटर को। आगे पढ़ेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर उसी जांच के लिए जो राजदूत था अपना मेगास्थनीज को भेजा था। तो किसके दरबार में मेगास्थनीज गाएगा? चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त ने विवाह किया था कार्नेलिया से, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी, और सेल्यूकस निकेटर ही ने भेजा था किसको? मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आएगा तब? चंद्रगुप्त मौर्य के, कि हमारी लड़की को अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा है कि नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। और मेगास्थनीज कौन सी बुक लिखता है? इंडिका। और इंडिका के बारे में अधिकतर बोला जाएगा तो किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त है? मौर्य वंश के, क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, ठीक बा। फिर डाइमेकस। तो डाइमेकस जो होता है यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और यह बिंदुसर के दरबार में आता है।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश में कौन शासक बनता है? बिंदुसार। और बिंदुसार के वक्त कौन आता है? डाइमेकस। फिर डायनोसियस एक आता है, तो यह मिस्र का था। टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था, ये डायनोसियस। फिर इसके बाद बताया गया था टोलमी, भारत की भूगोल नाम की बुक एक लिखता है टोलमी। इसके बाद बताया गया था पिलनी, और ये क्या लिखता है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री लिखता है पिलनी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधा और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। एक और बुक था जिसके बारे में लेखक की जानकारी नहीं प्राप्त है, कौन सी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के बारे में लेखक की जानकारी नहीं मिली है। और ये बोला जाता है कि करीब 80 ईसा पूर्व में 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था जो कोई, उसी ने लिखा था भारत के बंदरगाहों के बारे में, भारत जो व्यापार वस्तुएं कर रहा था उसके बारे में। फिर इसके बाद हम लोग चीनी लेखक पढ़े थे जो चाइना से आया था। तो चाइना से फर्स्ट आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश, मतलब गुप्त वंश के जो राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में आया था फाहियान। बोला जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद बनता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बनता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बनता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के बारे में वर्णन किया है। तो फाहियान जो है किस राज्य के समाज के बारे में वर्णन किया है? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के समाज के बारे में इन्होंने बताया है कि वहाँ के जो समाज है काफ़ी सुखी एवं समृद्धि है, ठीक है। और यह 14 वर्ष तक रहता है भारत में। कितना वर्ष तक? 14 वर्ष तक। फिर फाहियान के बाद संयुगन बताया जाएगा। फाहियान के बाद संयुगन, तो यह 518 ईस्वी में भारत में आया था। कितना? 518। और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के जितने भी लिखे हुए पत्र थे सबको इकट्ठा करता है, संयुगन। फिर ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग भी क्या करता है? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में, और यह चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा किया था इन्होंने। और सर्वप्रथम ये कपिसा पहुंचा था, भारतीय राज्य कपिसा। तो उस समय भारत के राज्य जो था कपिसा कोई नहीं था। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया था उसको कपिसा बोला जाता था उस समय। तो ये कहाँ पर आया था? कपिसा में, उस तरफ से। और ये बिहार के नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जाता है अध्ययन करने के लिए। कौन? ह्वेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? इतिहास के बारे में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा कि बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। तो ये जो आता है ह्वेनसांग एक बुक लिखता है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था ये, और भारत में 15 वर्ष तक रहता है ये। कितना वर्ष? 15 वर्ष। और एक बुक लिखता है अपना कि यहाँ हमने भ्रमण किया, उसको बोलते हैं CUK याद रखिएगा। CUK ABCD में क्या? CUK। तो CUK किसने लिखा है? ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में भारत में आया था? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग, हर्षवर्धन। और ह्वेनसांग जो होता है ये तो बौद्ध धर्म को मानता ही था, बुद्ध की प्रतिमा को पूजा करता ही था, साथ साथ में सूर्य और शिव जी की ये प्रतिमा का भी पूजन करना स्टार्ट करता है ह्वेनसांग। तो जब ह्वेनसांग बोला जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उस समय वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग जब अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय कुलपति कौन थे? शीलभद्र। और यह विश्वविद्यालय अभी भी प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए। और लास्ट हमारा है इत्सिंग। इत्सिंग जो आता है यह भी चीन का है। तो इत्सिंग जब आता है तो यह भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय
तथा अपने समय के भारत का वर्णन करता है। तो दो गो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ईत्सिंग जो होता है इसके बारे में अपने बुक में वर्णन करता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हाँ, भागलपुर में। जब देखेंगे आप तो विक्रमशिला एक सेतु जो टूट गया है बीच में पंचर साट के उसको बनाया गया है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये हो गया। और फिर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, और फिर इधर पाकिस्तान में भी एक है, कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अरबी लेखक, अब यहाँ पर चीनी लेखक हम लोग कल पढ़ चुके थे, यूनानी रोमन लेखक पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा है अरबी लेखक, अरब देशों से। अरब मतलब जितना भी सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ईरान इराक नहीं, अरब वाले मतलब वही सऊदी अरब टाइप के। तो मोहम्मद गजनवी के साथ एक आया था अल बरूनी, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इस वाले एरिया से। तो कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आया था। महमूद गजनवी जब भारत पर अटैक करता है तो उस समय आता है कौन? अल बरूनी। और अल बरूनी जो होता है ख्वारिज्म या ख्यू, ख्वारिज्म या ख्यू बोला जाता था तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? अशगाबाद। तो तुर्कमेनिस्तान का यह रहने वाला था। और अरबी में लिखी गई कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, मतलब भारत की खोज, भारत की खोज, किताब उल हिंद बोलते हैं या तहकीक ए हिंद। तहकीका बोलते हैं, तहकीका किया जा रहा है, तो भारत की खोज, या बोले इसकी भाषा में तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। किसने लिखा था? तो अल बरूनी। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी। कहाँ का था? ख्वारिज्म या ख्यू, जिसको बोला जाता है अब तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो लिखा है भारत की खोज, ऐसे बोले जाएगा कि भारत की खोज किसने बुक लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसकी अगर इतिहास में थोड़ा पूछा जाए, इसकी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, तब बोलेंगे हम लोग अल बरूनी। ठीक है, ऐसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो आज भी इतिहासकारों के लिए बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी इससे मिलती है। माप तौल के बारे में हो गया, सामाजिक जीवन के बारे में हो गया, रीति रिवाज के बारे में हो गया, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो अल बरूनी ने लिखा है उसको बुक को। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। और अरबी लेखक में फर्स्ट हो गया इब्न बतूता, सेकंड हमारा फर्स्ट हो गया अल बरूनी, सेकंड हमारा है इब्न बतूता। तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत है, जिसको रेहाला कहा गया है। तो रेहाला बुक पूछता है किसने लिखा है? इब्न बतूता। रेहाला बुक किसने लिखा है? इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी इससे मिलती है। और 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर यहाँ के सुल्तान जो था मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को न्यायाधीश नियुक्त किसने किया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। जो पढ़ेंगे आप लोग, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक ना, एक दूसरा का रहा है मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक इसको पागल शासक कहा जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इतिहास में अगर बात की जाती है तो मुहम्मद बिन तुगलक जो था काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसका निर्णय जो था कुछ ऐसा निर्णय ले रहा था जिससे इसको पागल घोषित किया गया था कि पागल राजा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, काफ़ी ज़्यादा भाषा में इसकी जानकारी प्राप्त थी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हम लोग, अन्य कुछ लेखक हैं। तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ एक तिब्बत का लेखक था। तिब्बत नाम सुनने पड़ा जा? कहाँ है तिब्बत? चाइना के पास, लेकिन अब तिब्बत खत्म हो गया। तिब्बत पर पूरी तरीक़े से कंट्रोल कौन कर चुका है? चाइना। 1950 में अटैक करता है तिब्बत पर और 51 में 7 पॉइंट जो रूल होता है 17 पॉइंट उसको लागू करके और पूरी तरीक़ा से तिब्बत को अपने कब्जे में ले लेता है।
और अब बहुत सारा लोग जो है विवाद करते हैं तिब्बत के कि नहीं, हमें कंट्रोल किया जा रहा है चाइना के द्वारा, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। तो इसके लिए अभी भी लड़ाई वहाँ पर लड़ी जा रही है। और 2009 से अभी तक बात की जाए तो लगभग 150 लोगों ने आत्मदाह कर लिया है, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा देते हैं। और अभी कल परसों की घटना है कि इवेनो जो है USA में, उसके ऑफिस के जस्ट सामने एक तिब्बत का आदमी जो होता है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा लेता है। और उसके सामने कुछ पेपर पड़ा हुआ मिला था जिसमें तिब्बत को स्वतंत्र करने की मांग थी और झंडा भी लेकर गया था तिब्बत की। तो तिब्बत अभी भी कुछ वहाँ के नागरिक जो हैं स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं का दलाई लामा बोला जाता है कि धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है आकर रह रहे हैं। 1959 में आकर यहाँ पर रह रहे थे। दलाई लामा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा जैसे किंग वहाँ पर होता है तिब्बत का, तो इस तरीके के प्राइम मिनिस्टर टाइप के वहाँ पर दलाई लामा 14वां दलाई लामा जो थे 1959 में भाग के भारत आ गए थे और वो यहीं पर रह रहे हैं भारत में ही। तो सभी देशों ने, अधिकतर देशों ने मान लिया है कि तिब्बत एक कंट्री नहीं है, यह चीन का ही एक भाग है। तो तिब्बत लगभग समाप्त हो चुका है यहाँ पर। तो तारानाथ तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? कंगयूर एवं तंगयूर, दुगो ग्रंथ, कंगयूर एवं तंगयूर, और इसमें भारतीय इतिहास के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। सेकंड हमारा है मार्को पोलो। तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी है। मार्को पोलो। तो सभी लेखक जो हैं यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। अभी सुन लो बाबा जानू, बताओ जा, संयोगन कहाँ का यात्री था, लेखक था? संयोगन, संयोगन संयोगन चीन के रहा है, अभी ना बोला यार। इत सिंह कहाँ का था? चीन का ही था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में के बारे में अध्ययन करता है, ये वर्णन करता है। वेनसंग कहाँ का था? चीन का ही था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी रचना किया थी CU की। टॉलमी जो होता है भारत का भूगोल नामक बुक लिखता है। पिलनी जो होता है नेचुरल हिस्ट्री लिखता है और इसी में भारत के जो पशु पक्षी पेड़ पौधा खनिज पदार्थों के वर्णन मिलता है। किसमें? पिलनी के जो नेचुरल हिस्ट्री है उस बुक में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? तो गुप्त वंश के ये शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है भारत का नेपोलियन, और फिर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो लेखक समाप्त हो गए। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवन के राजदूत जो थे हेलियोडोरस की विष्णु विदिशा गरुड़ा स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुम्फा जो है अभिलेख, उसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा क्या था? जब किसी पत्नी का पति जब मर जाता था, हाँ, तो पति के साथ ही उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था और ये सती प्रथा कहलाता था। अब हुई कि ना हुई? तो बहुत ही खराब ये नियम था जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अंग्रेज लोगों ने भी कुछ मदद किया था इसको हटाने के लिए।
अंधविश्वास था ये सब? बताओ ये बा अंग्रेज में कोनो नाम याद न रही, शोषण विद्यासागर महत्वपूर्ण कोशिश के लिए रहन, उसके बाद विवेक दयानंद सरस्वती, ये सब जो अंधविश्वास था इसको हटाने के लिए ये सब बहुत सारा कोशिश किए थे। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। बोला जाएगा कि भारत पर होने वाले हूणों की आक्रमण की जानकारी किसमें? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और कश्मीरी नौपसाणिक पूरा स्थल ब्रुज होम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है और यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था और इसी को कसापर्ण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य जो था एवन के शासकों ने किया था। अब बोला गया है कि अभिलेख दिया गया है और इसमें शासक दिया गया है कि किस अभिलेख में किस शासक के बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त है। तो हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ से रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री की। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख से पुलकेशन द्वितीय की। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन की। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज की। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंद गुप्त की। और देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन की। और अभिलेखों का अध्ययन जो होता है एपीग्राफी कहलाता है। और समुद्रगुप्त को बीणा पर बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो ये गुप्त वंश में हम पढ़ेंगे आगे। उत्तर भारत के मंदिरों को कला की शैली जो है, देखो मंदिर जब बनाया जाता है तो मंदिर घर जैसा नहीं बनाया जाता है, उनका एक अलग आकार होता है। तो कुछ शैली में बनाया जाता है। नागर शैली हो गया, द्राविड़ शैली हो गया और एक बेसर शैली होता है। 3 गो शैली से बनाया जाता है मंदिर। एक नागर शैली, द्राविड़ शैली और ये दोनों के जो मेल से बनता है उसको वेसर शैली बोलते हैं। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर देखेंगे आप लोग नागर शैली में बने हुए देखेंगे, बड़ा सा एक गुंबद टाइप के ऊपर। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला होती है वो द्रविड़ शैली की होती है और दोनों शैलियों से प्रभावित हो गया है वेसर शैली। पंचायतन, तो शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर मतलब छोटा छोटा 4 गो गुंबद वाला साइज का टेम्पल होगा, मंदिर होगा और बीच में एक बड़ा होगा। तो इस टाइप के कौन कौन से मंदिर हैं? तो कंदारिया महादेव जो कि खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश। तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसके कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही। तेंदुआ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, चीता सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है? मोहन यादव। तो कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ये पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण बोल देगा कि कौन कौन है इसमें। और आजकल जानते हैं आप लोग एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर नहीं पूछत कि डायरेक्ट बता देगा कि इसमें बोलेगा कि इसमें कौन कौन से पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। बोल देगा कि कंदारिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, 2 गो मंदिर करके दे देगा। फिर 2 गो आगे मंदिर दे देगा। फिर 2 गो आगे मंदिर देगा लेकिन वो अलग होगा, पंचायतन मंदिर नहीं होगा। तब नीचे देगा ऑप्शन ए बी, दोनों ए बी में से कोई नहीं या 1 2 ऐसे करके ऐसे देता है आजकल क्वेश्चन आंसर। आजकल यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन क्यों बिहार पुलिस होके चाहे कौन एग्जाम होके इसी टाइप का बना रहा है। इन्हें कि डायरेक्ट मतलब गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त, ये कुल अबे ना करिए। अब वो क्वेश्चन को सोच रहा है कि डिटेल में लड़का पढ़ा है कि नहीं। 5-6 को टाइप करके तब नीचे दी 1 2 दोनों हो सकता है या 1 2 1 3 ऐसे करके या मिला के दे देता है।
तो लिंगराज मंदिर भी ये पंचायतन मंदिर का ही उदाहरण है। दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये भी है। गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में जो है, ये भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। प्राग ऐतिहासिक काल, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इतिहास के बारे में। तो इतिहास कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास में आप देखेंगे तो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है इतिहास को। फर्स्ट होगा एक प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऐसे पूरा पाषाण काल मतलब पूरी पीछे, बहुत पीछे स्टार्टिंग में, फिर मध्य मतलब उससे थोड़ा सा बाद, और नव वगैरह से थोड़ा सा बाद। तो पूरा पाषाण काल प्री हिस्ट्री जिसको बोलेंगे, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है, उसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं। पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल भी उसे बोलते हैं। आग ऐतिहासिक काल, तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। आग ऐतिहासिक काल मतलब मध्य पाषाण युग में लिखल बा, लेकिन ओकरा के अच्छी तरीके से पढ़ल नहीं जा सकत। और जो नव पाषाण काल है उसमें लिखा गया और पढ़ा भी जा सकता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से मिला हुआ है। ज्ञानी मानव जिसको बोलते हैं, मानव का साइंटिफिक नेम कौन होता है? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो पूर्व पाषाण युग के बारे में बोल रहा है कि पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार था, क्या था? शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। फिर बोला जाएगा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में ही हुई, और उसने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था नव पाषाण काल में। किस धातु का प्रयोग किया गया था सबसे पहले? तो तांबा। बोलेगा किस औजार का प्रयोग किया गया था? तो कुल्हाड़ी। और कृषि का आविष्कार किस काल में? तो नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो नव पाषाण में हो रहा है किसका? कृषि का। और कृषि में बोला जाएगा कि किस फसल का? तो कहीं कहीं जौ देता है, कहीं गेहूं देता है, ठीक ना। तो प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के जस्ट बगल में बलूचिस्तान में अवस्थित है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं एवं जौ थी। कहीं गेहूं कहीं जौ देता है। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या थी? तो चावल। प्रयुक्त अनाज, ये उगाया गया था गेहूं और जौ, लेकिन प्रयुक्त खाने वाला अनाज बोला जाएगा तो चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़। कृषि का प्रथम उदाहरण इतिहास से कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से। और कोल्डिहवा का संबंध यहीं से चावल मिला था, चावल का साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिहवा। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और पालवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में सीएल क्लाइवल के विंध्य क्षेत्र में लघु भारत में मानव अस्थि पंजर एवं मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले हुआ था। बोलेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पूरा क्षणिक आवासीय पूर्वस्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है, और इन चित्रों को पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है।
यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर। और इन्हीं के नाम पर अभी एक टाइगर रिजर्व का नाम भी किया गया है। रातल पानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है चेंज करके 57वां शायद था टाइगर रिजर्व, उसका नाम कर दिया गया है श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक खोज किए थे। ये चित्र जो बनाए थे, जिसे स्टार्टिंग में कोई भाषा नहीं थी तो लोग चित्र बनाकर बताते थे। जैसे कोई भी इंसान गूंगा हो जाता है तो इशारा द्वारा बताता है। इस टाइप के पहले जो थे इंसान नहीं बात करते थे, कोई भाषा नहीं थी, तो ये जो भी अपनी भावनाएं थे उसको व्यक्त कर रहे थे चित्र बनाकर। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, वहाँ पर एक पहाड़ी है भीमबेटका, वहाँ पर बहुत सारा चित्र बनाया गया है ऐसे ही जानकारी के लिए, इतिहास के, जिसको अच्छी तरीक़े से जानकारी दिए हैं श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था।